तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर लेकर आया हूँ एक और केस स्टडी। होप कि आपको हमारी ये जो न्यू सीरीज वाली जो केस स्टडीज चल रही हैं ये आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी मेनली। आज हम जो लेकर आए हैं ये एक टॉपिक है पेरोल नाम से, और पेरोल का ये है असाइनमेंट नंबर 17। और इससे पहले जो हमने केस स्टडी की थी वो है मास्टर असाइनमेंट, जिसका कोई असाइनमेंट नंबर नहीं डाला है हमने। बट काफी सारी चीजें मास्टर असाइनमेंट में हमने सीखी है। तो अब मास्टर असाइनमेंट के बाद में अब हम केस स्टडी लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 17। इसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ पार्ट्स पेरोल के, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा पेरोल का टॉपिक। पेरोल क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। पेरोल ये है एक सैलरी स्ट्रक्चर। जैसे हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं, तो हमको कुछ कंपनीज तो होती हैं वो हमें लमसम अमाउंट बताती हैं कि आपको हम मंथली 20,000 रुपए देंगे या 15,000 रुपए देंगे, वट एवर। बट कुछ कंपनीज जो होती हैं वो आपको पूरा प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपका बेसिक सैलरी, कितना डीए है, कितना टीए है, कन्वीनियंस मिलेगा या नहीं, बोनस मिलेगा कि नहीं, आपको सीसीए है, ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी इंक्लूड है, आपकी सैलरी में डिडक्शन होगी, पीएफ ले रहे हैं कि नहीं, ईएसआई में आप कवर हो रहे हो कि नहीं। वो सब चीजें आपको जब बाइफरकेशन मिलता है सैलरी का, उसको हम बोलते हैं पेरोल। ठीक है। तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आप पहले थर्ड पार्टी पेरोल पर लेंगी, यानी कि आप एम्प्लॉय किसी और कंपनी के होगे, बट आप वर्क कर रहे होगे किसी और कंपनी का। वहां पर आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे आप लगे हो उस कंपनी के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। बट जैसे ही आपको 1 ईयर 2 ईयर्स हो जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा होगा, फिर आपको वो अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह देकर आपको रोल पर ले लेते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं मेन पेरोल। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड नंबर 17 पेरोल, जिसके अंदर आपको 5 एम्प्लॉयज का काम दे रखा है, उनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं, बेसिक सैलरी आपको दी हुई है, डीए का परसेंटेज, एचआरए का परसेंटेज दे रखा है, और कैंटीन का डिडक्शन दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम मेन चीज है आपके लिए कि आप तो इसको किस तरह से यूज करते हो। बेसिक टॉपिक जो आपने देखा होगा कॉस्ट एंड कॉस्ट कैटेगरी का हमने किया था, इसमें आपको कुछ कुछ वैसा ही काम करना है। ठीक है। बट इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन का वर्क में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। आपके सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो, और यहाँ पर आपका कंपनी का नाम डाल लेते हैं हम असाइनमेंट नंबर 17। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। इसको मैंने करवा लिया यहाँ पर एक्सेप्ट। और इसके बाद में जब आपका वर्क आएगा तो जीएसटी का ऑप्शन तो हम नो करते ही हैं, बट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा पेरोल, इसको आप यस करो। दूसरा ऑप्शन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट हमें वो यस नहीं करना है, अभी नो करके रखना है, डिटेल हमारे पास प्रॉपर है नहीं। तो ये है आपकी प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स, यहाँ पे आप फिल करेंगे जब भी आप प्रोविडेंट फंड काटने लायक हो जाएंगे, मतलब कंपनी का एक कोड मिलता है, सिक्योरिटी कोड वगैरह जो भी आपको है, प्रोविडेंट फंड के जो डिपार्टमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ईएसआई डिपार्टमेंट से आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप फिल कर दोगे। पेंशन स्कीम अगर आप रजिस्टर हो उसमें तो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिल जाएगा, और ब्रांच ऑफिस नंबर मिल जाएगा। ऐसे इनकम टैक्स नंबर, टैन नंबर जब आपको मिल जाता है तो आप टीडीएस वगैरह भी काटते हो सैलरी में से, तो ये सारी डिटेल आपको भरनी होंगी। और ये जरूरत क्यों होती है, ऑल द अबव डिटेल विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स, और रिटर्न वगैरह भरते समय पर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अभी मैं इसको बाहर आ गया हूँ और उसको मैंने नो कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और अब आपको मैं दिखाता हूँ क्रिएट के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। पेरोल मास्टर्स, जो कि अभी तक हम इन्वेंट्री मास्टर में काम कर रहे थे, अकाउंटिंग मास्टर में काम कर रहे थे, बट पेरोल के अंदर काम करेंगे तो पेरोल मास्टर्स का यूज में आ जाएगा। इधर आपको दिया हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स वर्क, अटेंडेंस, पे हेड, पेरोल टाइप, वाउचर टाइप। ठीक है। आप सबसे पहले आप आ जाओ एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर, और हमें जो दिया हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप में अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया हुआ है। वन बाय वन इसको हम बना लेते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डिफाइन सैलरी डिटेल्स, आप अगर फिक्स रखते हो सैलरीज तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज हम एम्प्लॉय वाइज करेंगे। तो उसको मैं एक्सेप्ट करवाता हूँ। अकाउंट्स हो गया, एक सेल्स डिपार्टमेंट, और एक हम बना लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट हो गए। और अब आप आ जाइए एम्प्लॉय के अंदर। सबसे ज्यादा टाइम जो है एम्प्लॉय की डिटेल फिल करने में लगता है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एम्प्लॉय के बारे में फिल करनी होती हैं, जो कि अभी हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप F12 करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस ऐड करने को मिल जाएंगे, अगर आप करना चाहते हो तो। पासपोर्ट वीजा डिटेल्स कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी कर सकते हो।
तो आपके पास इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में वर्क परमिट नंबर, कॉन्टेक्ट स्टार्ट कब हुआ, कॉन्टेक्ट एक्सपायर कब होगा, पासपोर्ट एंड वीजा डिटेल्स में आपको ये डिटेल्स फिल करनी होंगी। अभी हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ नेम डालो और उसका डिपार्टमेंट डालो जो कि हमने एम्प्लॉय ग्रुप में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डिटेल इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है। विनोद हो गया। नेक्स्ट इज कमल। कमल का डिपार्टमेंट भी अकाउंट्स वाला ही है, कंट्रोल ए। नेक्स्ट इज रमन। रमन इज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। अंतरा भी सेल्स डिपार्टमेंट। एंड लास्ट इज राजा। राजा इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। तो हमारे इस तरह से सिंपल तौर पे एम्प्लॉय भी बन गए हैं। नाउ बेसिक सैलरी आपका ये जो है पे हेड में बनेगा। अभी हम यूनिट्स वर्क अटेंडेंस वगैरह नहीं लगा रहे, नहीं तो यूनिट वर्क में हम लगाते हैं ओवर टाइम के लिए आवर्स एंड मिनट्स। अटेंडेंस में हम लगाते हैं एब्सेंट होना चाहिए या फिर प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ओवर टाइम है या सिक लीव है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो आप अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में लगाते हैं। और फिर हम आ जाते हैं पे हेड के अंदर। अभी लेकिन हमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना अटेंडेंस लगाए हमारी सैलरी नहीं बनती है। तो हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, एब्सेंट। और एब्सेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसको लीव विदाउट पे या लीव विद पे या प्रोडक्शन या यूजर कैलेंडर टाइप। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं लीव विदाउट पे, और यहाँ पे डेज के हिसाब से इसकी अटेंडेंस कट जाएगी जो कि अभी हमें नहीं दी हुई है। एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, और अब आप आ जाएंगे पे हेड्स में। ठीक है, पे हेड के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या पे हेड दिए हुए हैं। बेसिक सैलरी दिया है, टीए दिया है, एक एचआरए दिया हुआ है, एक कैंटीन डिडक्शन दिया है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज के क्वेश्चन में, बेसिक सैलरी बना रहे हैं और यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी वैसे बता देता हूँ। जो भी चीजें सैलरी में डिडक्ट होने वाली हैं, वो जाती है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज में, बशर्ते कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड ना हो। जैसे पीएफ ईएसआई वगैरह की डिडक्शन जो है वो आपकी डिडक्शन में नहीं जाएगी, वो आपकी जाएगी इस वाली डिडक्शन में, क्योंकि वहां पे स्टैट्यूटरी वर्ड लिख रहा है। स्टैट्यूटरी का डायरेक्ट मीनिंग है आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्शन। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज कौन कौन सी चीजें एम्प्लॉय को मिलने वाली है। स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई एम्प्लॉय की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या आपकी सैलरी में ग्रेचुटी आप काटने वाले हो। क्या आप एम्प्लॉय को लोन या एडवांस देते हो। क्या आप एम्प्लॉय को कोई रिम्बर्समेंट करते हो। तो इस टाइप से आपके जो पे हेड्स हैं वो बाइफरकेट करने पड़ेंगे आपको। अभी फिलहाल हम बना रहे हैं बेसिक सैलरी, ये क्या है, हमारी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है। फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और ये आपको यूजर डिफाइंड में नहीं रखना, ये आपको करना है एज ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस लगेगी तभी आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा लीव विद पे में नहीं है, बट लीव विदाउट पे के अंदर आपका आएगा, और वो भी मंथली कैलकुलेशन रहेगी। और ये रहेगा आपका यूजर डिफाइंड, जिसमें हम मान रहे हैं मंथ को 30 डेज का एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बन जाएगा, बेसिक सैलरी बन जाएगा। एक हेड बन गया हमारा, और दूसरा हेड में आ जाता है डीए। डीए को आप डियरनेस अलाउंस बोल सकते हो, डेली अलाउंस बोल सकते हो। ठीक है, डीएनएस अलाउंस क्या है आपका, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, बट ये क्या रहेगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रखा है डीए जो है बेसिक सैलरी का 10% है। कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है कंप्यूट करना। अब किस चीज पे कंप्यूट होने वाला है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर दो, बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होने वाला है। खाली छोड़ दो इसको, पहले ये दो दो कॉलम है। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है परसेंटेज, तो हम परसेंटेज लिख देंगे, जितना भी बेसिक सैलरी होगा उसका 10% हमें डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। और अब आ जाते हैं आप एचआरए पर, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। जिसकी जितनी सैलरी उसका उस हिसाब से हाउस रेंट। यहाँ पे अर्निंग मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये भी कंप्यूटेड वैल्यू पर, क्योंकि हमें दिया हुआ है इसका परसेंटेज 40% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे हमने किया ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक सैलरी का बता रखा है 40%। परसेंट ला लो और 40 लिख दो। इस तरीके से आपका रह जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन में कोई भी स्लैब वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो स्लैब वाले काम में भी हम अभी अगले वाले क्वेश्चन में स्लैब वाला काम करेंगे, जो कि आज हम नहीं कर रहे हैं। अगली केस स्टडी हमारी स्लैब वाली आएगी। परसेंटेज हमने डाला 40%। और अगला जो हमें दे रखा है वो है कैंटीन डिडक्शन। डिडक्शन है तो डिडक्शन में ही जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज में, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी में से 200 रुपए कैंटीन के नाम के कट जाएंगे, क्योंकि वो कैंटीन से कुछ भी लेके खा सकता है पूरे महीने, जिसके नाम के हम 200 रुपए उसके काट रहे हैं। तो जो डिडक्शन है ये क्या हो गया, क्योंकि कंपनी ने पैसे काटे हैं तो कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको कैंटीन से
प्रोवाइड करे जो सर्विसेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको एज यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब जब हम सैलरी डिफाइन कर रहे होंगे उस टाइम पर ही कैंटीन डिडक्शन का अमाउंट हम डाल देंगे एम्प्लॉय वाइज। एक्सेप्ट करवा दिया और अब आ जाइए आप बाहर। ऑल्टर के अंदर आपको मिलेगा डिफाइन सैलरी का ऑप्शन। दोबारा देख लीजिए, अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो क्रिएट में कर रहे थे, बट अब आ गया काम ऑल्टर वाला। हमने ऑल्टर में टाइप गए अंदर और यहाँ पे हमने किया डिफाइन सैलरी। तो हम आगे डिफाइन सैलरी के अंदर और यहाँ पे हम एम्प्लॉय की सैलरी बता रहे हैं। पहला है विनोद। विनोद को सैलरी मिल रही है 1 अप्रैल से, और यहाँ पे उसको क्या क्या मिलने वाला है, बेसिक सैलरी। रेट हम डाल रहे हैं इसका 18,000। ठीक है, उसको हम क्या क्या देंगे, उसको हम देने वाले कैंटीन डिडक्शन, डीएनएस अलाउंस और एक एचआरए। इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। विनोद का सैलरी हो गया। नेक्स्ट इज कमल। 1.4 पे आया, यानी कि 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग हुई है उसकी। बेसिक सैलरी हम उसको दे रहे हैं कमल को 7,000 रुपीज। बाकी कैंटीन, डीए एंड एचआरए हमने डाल दिया। नेक्स्ट इज रमन। रमन का 1 अप्रैल से शुरू। बेसिक सैलरी उसको हम दे रहे हैं रमन को 10,000 रुपए। कैंटीन रखें, डीए एचआरए। उसके बाद में आता है हमारा अंतरा। अंतरा 1/4 से। बेसिक सैलरी हमने लिया यहाँ पर, अंतरा की बेसिक सैलरी 11,000 रुपए। कैंटीन डिडक्शन, डीए एचआरए। और उसके बाद हम आ जाते हैं राजा पे। ठीक है, इसका बेसिक सैलरी है 15,000। उसके अलावा कैंटीन डिडक्शन, डीएनएस अलाउंस, एचआरए। एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर। अब हमारा सारा काम जो मास्टर्स वाला था वो हो चुका है। वाउचर के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हमको बोला गया है अब सैलरी। तो सैलरी हमारी जब बनती है तो हम पहले F10 में आपको दिखाए थे। F10 में जब आप आपके आपको दो वाउचर दिखेंगे, अटेंडेंस और एक पेरोल। हमने अटेंडेंस वाउचर नहीं बनाया है। ठीक है, अटेंडेंस बनाएंगे कब, जब हमारा कोई ओवर टाइम होगा या एब्सेंट होगा। ठीक है, अब वाउचर में हम आते हैं। अटेंडेंस वाउचर यहाँ पे F10 हमने दबाया था। अटेंडेंस और पेरोल दो तरह के मिलेंगे। अटेंडेंस क्योंकि हमें दी हुई नहीं है कि कोई भी एब्सेंट है या नहीं, तो हम यहाँ पर अटेंडेंस नहीं डाल रहे हैं। डायरेक्टली पेरोल में आ जाओ। पेरोल के अंदर आपको करना होगा यहाँ पर कंट्रोल F। कंट्रोल F करो, पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पे सैलरी बनाइए आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो सैलरी बना रहे हैं वो हम बनाएंगे 1 मई से 31 मई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हालांकि हमें जो सैलरी बनाने को बोला गया है वो अप्रैल में बोला गया है, बट हम सैलरी जो बनाएंगे वो मई मंथ की बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये एजुकेशनल वर्जन है। हम 1 अप्रैल तो डाल सकते हैं लेकिन 30 अप्रैल नहीं डाल सकते। इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होगी आगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मई मंथ का डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर डाला तो ये देखिए इस तरीके से इनकी सैलरी कट गई है। अब इसमें आपको एक चीज नहीं दिख रही, वो है आपका कैंटीन डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सैलरी आपकी बन गई। इसको तो करा दो एक्सेप्ट। इसी काम को हम दोबारा करेंगे कंट्रोल F करके, और यहाँ पर आपको दिखेगा यूजर डिफाइंड। क्योंकि हमने कैंटीन डिडक्शन बनाते समय पर यूजर डिफाइंड डाला था, इसलिए यूजर डिफाइंड बनाओगे। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको कैंटीन डिडक्शन बतानी पड़ेगी। यहाँ पूछ रहा है अंतरा की कैंटीन डिडक्शन कितनी है, 500। कमल की कैंटीन डिडक्शन है 100। राजा की कैंटीन डिडक्शन 200। रमन की है 300 एंड विनोद की है 200। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इन लोगों की कैंटीन डिडक्शन का एक अलग से पेरोल वाउचर बना के एक्सेप्ट करवा दिया। अब आपको हम दिखाते हैं रिपोर्ट। काम तो पूरा हो गया हमारा, जो जो चीज डालने के लिए बोली गई थी वो सब डाल दी है। और आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ पेरोल पहला वाला जो है उसमें हमने अंतरा का कंपैरिजन कर लेते हैं। अंतरा का जो सैलरी था वो था 11,000 रुपए। हमें बताया गया था बेसिक सैलरी में से डीए कटेगा 10%, मतलब मिले 1,100 रुपए हो गया 10%। और अब आ जाओ आप एचआरए, जो कि है 11,000 का 40%, ये 4,400 रुपीज आपका एचआरए मिल रहा है। ठीक है, अब आप आ जाइए रिपोर्ट में डीपीपी। डीपीपी क्यों किया हमने, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट मिलती है वो डिस्प्ले में मिलती है, और पी यानी कि पेरोल रिपोर्ट्स में आएंगे, और पे स्लिप पे हम देखते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स। अगर आप प्रॉपर पेरोल वर्क यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज हमें पे स्लिप निकाल के प्रिंट आउट देना है, मान लीजिए अंतरा को ही देना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतरा को कितना मिलने वाला है। टोटल 16,500 उसका ग्रॉस है। उसके बाद में उसके 500 रुपए कैंटीन डिडक्शन के कट गए। अब उसको जो सैलरी मिलने वाली वो है 16,000 रुपए। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन अगर हमने फिल किया होता तो हमको ये सारी चीजें मिल जाती। इसी चीज का प्रिंट आउट निकाल कर आप अंतरा को मेल कर देते हो, या फिर हार्ड कॉपी देनी तो हार्ड कॉपी दे देते हो।
और इस तरह से जो हमारा पेरोल वर्क है वो चलता है कंपनी के अंदर। तो ये था कुछ वर्क हमारा, इसमें हमें बैलेंस शीट P&L वगैरह कुछ देखना नहीं है। आपको बस डीपीपी करना है और वहां पर आके आपको देखना है कि क्या चीज आपको चाहिए। पे शीट अगर आपको देखना है तो अंतरा को आप क्या क्या दे रहे हो, एम्प्लॉय वाइज या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में आप किस किस को दे रहे हो, कितना कितना दे रहे हो, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अटेंडेंस हमने लगाई नहीं क्योंकि कोई एब्सेंट था नहीं। पेमेंट एडवाइस कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि अगर हम बैंक में कोई लेटर भेज रहे हैं और हम बता रहे हैं कि इस एम्प्लॉय को इस अकाउंट नंबर में इतना अमाउंट क्रेडिट कर दो, तो ये इस तरीके की पेमेंट एडवाइस हम प्रिंट आउट निकालते हैं और अपने बैंक भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम चलता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये था हमारा पेरोल पर केस स्टडी असाइनमेंट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो जो भी प्रोसेस है वो आप इसमें करके देखिए, और होपफुली आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। जब आप एम्प्लॉय बना रहे हो तो इस एम्प्लॉय में जैसे हमने निकाला है, तो ये चीजें डालकर कोशिश करिएगा, डालकर उसके बाद इसको करिएगा, सो दैट आप जब पे स्लिप निकालोगे तो उसमें वो चीज जो ऊपर खाली आ रही थी मेरी, वो फिल होकर आएगी। तो इस तरीके से आपको अपना एक पेरोल का काम करना है। केस स्टडी मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे डाल दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको करके देखिएगा। पेरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सैलरी बनाने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी लग सकते हैं। अच्छा स्कोप आपको उसमें मिल जाता है। तो चलिए, गुड बाय करते हैं, आज के लिए इतना ही। एक नई केस स्टडी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।